आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। डीएम करमीन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम 5 बजे से हर की पौड़ी पर भी HRD द्वारा 500 ड्रोन का भव्य और आकर्षक शो प्रस्तुत किया जाएगा। एक पार्ट के रूप में हम लोग गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग लगभग 3 लाख से अधिक दिए कुल 52 घाट जो हमारे हरिद्वार शहर के अंदर हैं, इन 52 घाटों पर जलाने जा रहे हैं। और इसमें एक भजन संध्या का भी कार्यक्रम है और ड्रोन शो का भी कार्यक्रम है और इसमें प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। तो इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए ही आज ये बैठक हुई है और इसको हमने 9 जोन में बांटा है और 52 सेक्टर में बांटा हुआ है। तो सारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में, पुलिस ऑफिसर्स के साथ में और बाकी अन्य विभागों के संबंधित जो अधिकारी सबके साथ में आज बैठक की गई है। उसी की तैयारियों के लिए आज कार्यक्रम किया। 11 तारीख को दीपोत्सव का एक बहुत ही बृहद प्रोग्राम हमारे हरिद्वार जनपद में मनाया जाएगा, जिसमें करीब 3 लाख से ऊपर दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसमें कम से कम हरकी पैड़ी और इसके आसपास के करीब 52 घाटों में करीब 4000 स्कूली बच्चे और जनप्रतिनिधि और काफी सारे लोग मिला के करीब 6 से 7 हजार आदमी यहाँ पर रहेगा। उसके बाद भजन संध्या का भी एक कार्यक्रम है। तो काफी जो अरेंजमेंट्स हैं पुलिस के वो लगा दिए गए हैं। पूरे संपूर्ण क्षेत्र को 10 जोनों में हम लोगों ने बांटा है, जिसमें करीब हमारा 400 से 500 आदमी हमारा पुलिस का कर्मी रहेगा। के अंतर्गत पंतनगर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता में ग्वालदम की हंसिका गडिया ने, आपको बताते चले कि अंडर 19 बालिका वर्ग में राज्य स्तर पर चैंपियनशिप हासिल करने में सफलता अर्जित की है। चैंपियन बनने के बाद अपने गृह क्षेत्र पहुंचने पर जगह जगह उनका फूल मालाओं एवं तिलक लगाकर शानदार स्वागत किया गया। साथ ही हंसिका ने 4000 मीटर बालिका वर्ग की रिले रेस में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस तरह से हंसिका जनपद चमोली की पहली एथलीट चैंपियन बनी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में खनन माफिया का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला ऋषिकेश के छिद्रवाला से सामने आया है, जहां पर माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन और मिट्टी भराई कर रहे हैं। रात के अंधेरे में माफिया डंपरों के माध्यम से खेतों से मिट्टी लाकर बिना अनुमति के खाली पड़े प्लॉटों में भर रहे हैं, जबकि दिन में जेसीबी मशीनों से मिट्टी को समतल किया जा रहा है। आपको बताते चले कि खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिन में जेसीबी के माध्यम से जमीनों को समतल किया जा रहा है। खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं, जहां पर रात के समय, रात के अंधेरे में मिट्टी खनन का काम लगातार जारी है और जिसको लेकर ग्रामीणों में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। मामला ऋषिकेश से सामने आया, जहां पर पुलिस पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया गया है। हरिद्वार जिले के रुड़की विकासखंड के किशनपुर जमालपुर गांव में बड़ा उलटफेर हुआ है। ग्राम प्रधान प्रवीण बानो पर निर्वाचन रद्द फर्जी प्रमाण पत्र का मामला सामने आया। गांव के वाजिद अली ने भी आरोप लगाया कि 2022 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रवीण बानो ने कक्षा 8 का शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी प्रस्तुत किया था। 31 अक्टूबर 2022 से चल रही इस सुनवाई में उप जिलाधिकारी रुड़की ने भी सभी पक्षों को सुनने के बाद में कड़ा फैसला सुनाया। प्रवीण बानो के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया गया। अब ग्राम प्रधान पर जो पद जो है वो रिक्त है। किशनपुर जमालपुर ग्राम पंचायत की वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों का भार तत्काल प्रभाव से उप प्रधान को सौंपा गया, जो अगले आदेश तक इन दायित्वों को संभालेंगे। काशीपुर का एलडी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय इस समय जो है आपको बताते चले कि चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है और इस अस्पताल में डॉक्टर खेमपाल सिंह जो कि रेडियोलॉजिस्ट थे और इसके साथ साथ उनके पास में इस अस्पताल का
CMS पद भी था, लेकिन जब 4 दिन पूर्व सेवानिवृत्त हुए तो रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली हो गया। इस अस्पताल में फिजिशियन लगभग 8 सालों से नहीं है। इसी के साथ नेत्र विभाग में भी चिकित्सक की कमी से धूल फाकता हुआ नजर आ रहा और इस अस्पताल में कभी 400 से 500 ओपीडी रोज होती थी, लेकिन चिकित्सकों की भारी कमी के चलते अब मात्र ओपीडी 100 तक ही रह गई है। इस अस्पताल में उत्तर प्रदेश के भी लोग अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन चिकित्सकों की कमी के चलते लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। CMS पद खाली होने के उपरांत अब ये पद बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव पुनेठा को कार्यवाहक के रूप में दिया गया है। उनका भी कहना है कि उनके इस पद संभालने के बाद में पता चला कि यहाँ पर दवाइयों का काफी टोटा है और इसको जल्द पूरा भी कर लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ दवाइयों की कमी है और उसको पूरा करने के लिए अभी हमारे अस्पताल से गाड़ी जाएगी देहरादून स्टोर में, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी। तो जो दवाइयों की जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे। जो दवाइयाँ जो एसेंशियल होती हैं और जो ज़रूरी हैं वो सब पूरी की जाएंगी। तो अभी मंडे को जाएगी गाड़ी, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी। बात की जाए यहाँ चिकित्सकों की भी काफ़ी समय से जो है कमी देखी जा रही है, तो इसमें कितने लोगों की जो है आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट पहुँच जाएगी? एक तो हमारे सामने आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर राणा जो थे उससे पहले आई सर्जन, उनके रिटायरमेंट वो जब उन्होंने BRS लिया था उसके बाद से कोई आई सर्जन आया नहीं है। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25वें साल यानी कि रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है। राज्य स्थापना दिवस के उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया है। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्होंने 9 नवंबर को 9 आग्रह किए हैं, जिसमें से 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह पर्यटकों से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड जिस सपने के साथ बना उसे साकार भी किया जा रहा है। मैंने बाबा केदारनाथ के चरणों में बैठकर कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है। आज मैं आपसे और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों श्रद्धालुओं से 9 आग्रह करना चाहता हूं। 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह यात्रियों श्रद्धालुओं से। साथियों, आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर धामी सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसके लिए भी अभी तक एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी कहा कि नेशनल गेम्स के लिए गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग कमेटी का भी गठन होगा, ताकि राष्ट्रीय खेलों के स्थानों में कोई बदलाव अगर करने हो तो उनके द्वारा हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खेलों के लिए कैंप अपनी जगह पर ही काम करेंगे। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए भी मेडल लाने के लिए हमें अच्छे प्रशिक्षक चाहिए, ताकि प्रथम 5 की श्रेणी में उत्तराखंड का नाम भी आए। नेशनल गेम को लेकर मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रकार का आप लोगों को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। एजीएम की बैठकें हमेशा आगे पीछे होती रहती हैं। अभी 10 तारीख को प्रस्तावित है। निश्चित रूप से इस एजीएम की बैठक हमारे लिए इस बात से महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ पे जीटीसीसी का गठन होना है, जिसकी इंतजारी में हम लोग हैं कि जल्दी से जल्दी जो है गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग टीम गठित हो जाए, ताकि हमारे जितने भी हमारे गेम के स्थल बने हुए हैं वो उनके मानकों के अनुरूप जो है उसमें समय रहते हुए जो सुधार उनको लगता है तो वो किया जा सके।
ऋषिकेश एम्स में भर्ती अल्मोड़ा बस हादसे के घायलों का हाल जानने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से बातचीत की, उनके हो रहे इलाज के बारे में भी फीडबैक लिया है और डॉक्टर से भी सांसद ने बातचीत कर घायलों के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करने के भी निर्देश दिए। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना मां गंगा से की। उन्होंने बताया कि मिले फीडबैक के मुताबिक सभी घायलों का बेहतर इलाज एम्स में चल रहा है। सरकार पीड़ित लोगों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। इस मौके पर निवर्तमान मेयर अनीता ममगई भी मौजूद रही। सीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वन विभाग पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। कापी ने कहा कि सुई वन रेंज के अंतर्गत लाट संख्या 50 में वन विभाग द्वारा 24,294 सागौन के पेड़ों का छापान के दौरान लगभग 21,547 पेड़ों की अनफिट कर दिया गया और विभागीय प्रक्रिया पूरी किए बिना ही पेड़ काट दिए गए हैं। कापी ने कहा कि ए कैटेगरी के पेड़ में लकड़ी का घनत्व लगभग 70%, बी कैटेगरी में घनत्व लगभग 50%, अनफिट कैटेगरी में घनत्व लगभग 30% होता है। कापी ने भी आरोप लगाया कि छपान में वन विभाग द्वारा पहले से ही घनत्व कम कर काट दिया गया, जिससे विभाग को काफी क्षति हुई है। इस मामले में उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों पर मिलीभगत भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यह कटान निशेष पातन है और जिसमें जड़ों के सबूत भी मिटा दिए जाएंगे। जो बीट के वन निगम वन पेड़ों का कटान शुरू होगा, उसको पूरी बात को स्पष्ट रूप तरफ सरकार हमारे इस साल होली में हमारे आटाल के लोग थे, उनको फॉरेस्ट को सुरक्षित करने कराते हैं, वो बड़ा भ्रष्टाचार है। नियमों का उसमें उल्लंघन 2024-25 जिसका छपान में ए बी सी 3 कैटेगरी फॉरेस्ट बताती कि ये पेड़ ए कैटेगरी का है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, वह सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान
करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगी QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। निकाय चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने अपनी तैयारी जोरों के साथ में शुरू कर दी है और हल्द्वानी में ही निकाय चुनाव के लिए प्रभारी भी बनाए गए गोविंद सिंह कुंजवाल ने आज स्वराज आश्रम में हल्द्वानी नगर निगम के मेयर की सीट के लिए दावेदारी से आवेदन किया है और इस दौरान कांग्रेस के 28 वरिष्ठ नेताओं ने मेयर की टिकट के लिए दावेदारी करते हुए स्वयं को योग्य बताया है और अपने लिए टिकट की पैरवी की है। देखिए, इस समय जो है पूरे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाज को तोड़ना चाहती है और उसके शासन में हमारा युवा जिस तरह से बेरोजगार घूम रहा है, आत्महत्या करने को तैयार है, महंगाई आसमान पर है, गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जल पा रहा है, ऐसी विकास कहीं पर इस प्रदेश के अंदर दिख नहीं रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इन सारी चीजों को लेकर के देखिए 28 लोगों ने अभी तक दावेदारी करी है। आदरणीय हमारे गोविंद सिंह कुंजवाल जी जो प्रभारी हैं उनको सौंपी है अपनी दावेदारी। मैं उन सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसे कुंजवाल जी ने कहा, वही मेरा ही कहना है कि निष्पक्षता के साथ कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे, निष्पक्षता के साथ आवाम जिसको चाहेगी, पब्लिक में जिसका जोर होगा, ऐसे व्यक्ति का चयन करके हम वो नाम आगे भेज देंगे। देखो, दावेदार अपना एक दावेदारी का मतलब अपना एक परिचय होता है। तो मेरा परिचय ये है कि मैं आजीवन कांग्रेसी था, हूं और हमेशा रहूंगा, ये मेरा परिचय है। दूसरी बात, जहां तक रही 32 साल, तो वास्तव में 32 साल मुझे छात्र राजनीति से लेकर आज तक इस कांग्रेस के अंदर हो गए हैं। मैं दावेदार अपने आप को एक नेचुरल मानता हूं, बहुत और लोग भी दावेदार हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो पिछले वक्त जो हुआ है, गदरपुर के 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया है और कई प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसमें विजेता खिलाड़ियों की ओर से और भी टीमों को 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में सम्मानित किया गया। इस बार भी एनडीआरएफ ने जो है इंटर जोनल अपना वॉलीबॉल प्रतियोगिता और यहाँ पे जो हमारी बास्केटबॉल प्लस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है और इसका मेन उद्देश्य है हमारे जो जवान पूरे साल भर पहाड़ों पर तैनात रहते हैं, पूरे देश में जगह जगह पर विषम परिस्थितियों में जब बाढ़ आपदा किसी प्रकार की भी आती है तो उसमें लोगों की जनमानस की जो है जान बचाते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो बड़ा स्ट्रेस फील करते हैं पूरे वर्ष के दौरान। तो उनको रिलीज करने के लिए उनके स्ट्रेस को खेल का आयोजन कराया जाता है ताकि वो लोग अच्छा महसूस करें, उनका फिजिकल फिटनेस जो है वो आला दर्जे का रहे। एनडीआरएफ खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया है। पूरा मामला गदरपुर से है, जहां पर एनडीआरएफ ने 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर विजेता टीम को सम्मानित किया गया और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि लोगों में काफी ज्यादा बच्चों में उत्साह देखने को मिला। 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया तो वहीं विजेता टीम को सम्मानित भी किया गया। क्या था फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।